जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में बहुत ही यूनिक डॉक्यूमेंट माना जाता है और उसके कई सारे रीजंस भी हैं। चंद लोगों का कहना यह है कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चंद लोगों का कहना यह भी है कि सबसे ज़्यादा टाइम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिया हुआ था हमारे संविधान को लिखने के लिए, जो कि लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का था। चंद लोगों का कहना ये भी है कि कई ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद, बहुत ही एक्सपर्टाइज के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ अगर आज के ज़माने में कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से आप पूछ लीजिएगा, तो वो ज़रूर बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि ज़माने के साथ-साथ हमें मदद करने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब हमारे फ़ोरफ़ादर्स ने उन्हें लिखा तो उन्हें पता था कि ज़माने की नीड्स बदलते रहते हैं और ज़माने के हिसाब से हमें राज्यांग में भी चंद अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। देखिए, कई बार लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत है। अमेंडमेंट में और टोटल चेंज ओवर में बहुत फ़र्क है। अब जब हम कहते हैं कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये वर्ड अमेंड इस्तेमाल करते हैं, तो महज़ छोटी-सी चीज़ों को वहाँ पर मॉडिफ़ाई करने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिन आइडियल्स पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो उसी तरीके से प्रिज़र्व होंगे। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें जो ज़माने के साथ-साथ जो ज़रूरत हमारी कंट्री को चलाने के लिए पड़े, तो हम उसे लेकर अमेंडमेंट थोड़े बहुत कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं ए टू ज़ेड अमेंडमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, कितने टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं और उनकी मदद से कौन से प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज हो सकते हैं। और 1950 से लेकर, जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ है, तब से लेकर अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो उनमें से चंद इंपॉर्टेंट से क्रूशियल अमेंडमेंट्स क्या हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे कि अभी मैंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि चंद ऐसे प्रावधान हैं जो रिजिड हैं, चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लेकिन चंद जगह पर हमें छूट भी दी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है। तो एक ही इकलौता ऐसा आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ इन पार्ट 20। आर्टिकल याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368। तो ये इकलौता ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो अलग डिबेट है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर मंथन किया हुआ है कि क्या आर्टिकल 368 पावर देता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, या फिर सिर्फ प्रोसीजर बताता है। अब ये डिबेट में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में जानना है। तो यहाँ पर आर्टिकल 368 पार्ट 20 की जब हम बात करें, तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विथ रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब चंद लोगों का मानना ये भी है कि देखिए, मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा तो हो नहीं सकते। लेकिन इसके बारे में भी चंद कन्फ्लिक्ट्स मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सो करेंटली 3 टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को ही हम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, किस तरीके से हम इन्हें लागू कर सकते हैं, यानी कि प्रोसीजर क्या है। अब देखिए, सिंपल मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं, तो क्या लाना चाहिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी जिसे हम कहेंगे। 50 मेंबर्स से 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो कि किसी एक दिन स्पेसिफिक, कोई भी दिन आप उठा लो, पार्लियामेंट जो सेशंस में चल रहा है, उस दिन स्पेसिफिकली 100 एमपीज का आना हुआ। मान लीजिएगा इन 100 में से 50%, यानी कि 50 एमपीज ने भी अगर उस प्रपोजल को, उस बिल को, उस पॉलिसी को अगर उन्होंने सपोर्ट किया, तो नो डाउट उसे अडॉप्ट किया जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिंपल मेजॉरिटी। ज़्यादातर जो रोज़मर्रा के बिल्स वगैरह पास होने के होते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह करना, मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। सो दे ऑल कैन हैपन थ्रू द सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि कुछ ज़्यादा भारी भरकम आपको काम नहीं करना है। यहाँ पर सरकार के पास अगर बहुमत है, 50%, अगर इवन कोएलिशन में भी वो क्यों ना चल रहे हो, 50% अगर मेंबर्स प्रेजेंट और वोट करते हैं, तो उस बिल को, उस प्रपोजल को, या फिर उस अमेंडमेंट को माना जाएगा। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी। ये थोड़ा बहुत टफ मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कह रहा है कि 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। लोकसभा में कितने हैं, मान लो 550, राज्यसभा में कितने हैं, 250। तो इनमें से 50% टोटल मेंबरशिप की होना बहुत जरूरी है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आप देख लीजिएगा, अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ 50% रहेंगे तो काफी है।
यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पहले 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए, और साथ ही साथ उस दिन स्पेसिफिक दिन जब ये बिल लाई जा रही है तब वहां पर 2/3 मेंबर्स, मान लो उस दिन 100 या 150 जितने भी लोग आए हुए हैं, 250 या 300 लोग भी आए हुए हैं, तो उसमें से 2/3 मेंबर्स को उस दिन प्रेजेंट जो है उन्हें वोटिंग देना उस बिल के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये बहुत ही टफ ये अमेंडमेंट माना जाता है। जब तक पूर्ण बहुमत आपके पास ना हो, जब तक आपके पास अच्छा एब्सोल्यूट सा सपोर्ट क्यों ना हो, पार्लियामेंट में आप इस तरीके के स्पेशल मेजोरिटी ला नहीं सकते। अब तीसरा आप देख लीजिएगा, ये और भी थोड़ा बहुत टफर टाइप ऑफ अमेंडमेंट हम इसे कह सकते हैं, जहां पर स्पेशल मेजोरिटी के साथ 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 कंसेंट ऑफ द स्टेट्स होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए पहला तो स्पेशल मेजोरिटी अभी हमने देखा इसके बारे में, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो पहले लानी पड़ेगी। लेकिन उनके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से 50%, मान लो अगर 28 हैं तो इनमें से 14 स्टेट्स को हमें चाहिए कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ उनके लेजिस्लेचर्स भी उस बिल को पास करें, तभी कंसिडर किया जाएगा इस तरीके के पैसेजेस को। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं सर, किसकी मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं? सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से हम क्या कर सकते हैं? मैं 50% अगर जो प्रेजेंट है वोटिंग के लिए, वो अगर वोट देंगे तो काफ़ी है। तो न्यू स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट होना या फिर एडमिशन देना, आर्टिकल 3 आप बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिएगा। इवन स्टेट्स का मंथन करने की जरूरत नहीं है, स्टेट्स का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये सोल पावर जो है वो सेंटर के ही हाथ में है, वो किसी भी स्टेट को बना भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, उनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, अगर विधान परिषद किसी स्टेट में बनाना हो या फिर अबॉलिश करना हो। पार्लियामेंट में कोरम मिनिमम अमाउंट कितना होगा? 10% कोरम, उसमें भी अगर कुछ छेड़खानी करनी हो। एमपीज के सैलरीज और उनके अलाउंसेस क्यों ना हो। सिटीजनशिप का एक्विजिशन और टर्मिनेशन क्यों ना हो। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस और डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये सभी चीजें ऐसी हैं, और रोजमर्रा की जो जिंदगी पार्लियामेंट की चलती है उसमें जो बिल्स वगैरह पास करने की जरूरत होती है, वो सभी मेजोरिटीली सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की मदद से ही होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे इंपॉर्टेंट नो डाउट फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ छेड़खानी आपको करनी है, कुछ नई चीजें उसमें लानी है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, नो डाउट उसमें फंडामेंटल राइट्स को भी चंद अमेंडमेंट्स लाने जरूरी थे, तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी का लाना बहुत ही जरूरी था। तो सिमिलरली डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को अगर कुछ आप अमेंड करना चाहते हैं, और अगर फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में कोई भी प्रोविजन नहीं आ रहा है, यानी कि बाकी के सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स को छोड़ बाकी अगर किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो वो भी सभी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट में ही आएंगे। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट। तीसरा जो है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी चीजें यहाँ पर देख लीजिएगा, हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट मिलना, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई आसान बात भी नहीं है, क्योंकि 50% ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर्स को इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका भी बहुत ही यूनिक है। 50% प्लस 1, जब तक वोट इतने नहीं आते किसी को भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। और डायरेक्ट इलेक्शंस भी प्रेसिडेंट के नहीं होते। द रीजन इज ही इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, ही इज द वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो सभी प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहे हैं। इवन इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह भी जो कंक्लूड होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। तो प्रेसिडेंट और उनके इलेक्शन के मैनर में कोई भी चेंज करना हो तो पार्लियामेंट और हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट बहुत ही जरूरी है। यूनियन एंड स्टेट्स के बीच एग्जीक्यूटिव पावर का तोड़ मोड़, उसमें कुछ चेंजेस लाने हो तो यहाँ पर भी थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी अगर आपको कुछ छेड़खानी करनी हो, देखिए वांटेडली ये सभी चीजें टफ रखी गई हैं, क्योंकि इनमें रिजिडिटी बहुत ही जरूरी है ताकि इनका इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सके। 7th शेड्यूल जो कि यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है, उसमें भी अगर आपको कुछ डिलीशन एडिशन करना हो तो यहाँ पर भी आपको थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट की जरूरत है। पार्लियामेंट में जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, 4th शेड्यूल आप उठा ले, राज्यसभा में जो सीट्स वगैरह का बंटवारा होता है, उसमें भी यहाँ पर आपको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लाना बहुत ही जरूरी है। और अंत में द वेरी आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर इसमें भी कुछ छेड़खानी आपको करनी हो ताकि पार्लियामेंट के पावर्स बढ़ाना हो, घटाना हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर, तो यहाँ पर भी नो डाउट आपको मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लाना बहुत ही जरूरी है। आई होप कि ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर है।
अब देखिए 1950 से लेकर अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। जब-जब ज़रूरत पड़ी भारत सरकार ने अमेंडमेंट लाया हुआ है। तो चंद ऐसे इंपॉर्टेंट से अमेंडमेंट्स अब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट आया हुआ था वो 1951 में आया हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी प्राइम मिनिस्टर थे और इम्पोर्टेंट सी चीज़ यहाँ पर क्या की गई, सबसे इम्पोर्टेंट सी चीज़ जो थी वो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। अब देखिए लैंड टेनेंसी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही थी का सरकार। ज़मींदारी वगैरह के जो सिस्टम अबॉलिश किए गए थे, बड़े-बड़े जागीरदार और ज़मींदार जिनके पास लाखों एकड़ों की ज़मीन थी, वो गरीबों में बाँटने के लिए तैयार नहीं थे। तो लैंड सीलिंग वगैरह लगाना हमारे लिए ज़रूरी था और हर छोटी-बड़ी बात को लेकर आर्टिकल 31 जो कि फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू प्रॉपर्टी को, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता था। हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ये गलत है। तो इसी के चलते 9th शेड्यूल को ऐड किया गया ताकि लैंड रिफॉर्म्स को यहाँ पर हम इम्यून कर सकें, प्रोटेक्ट पूरी तरीके से कर सकें। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट सी चीज़ हुई थी और साथ ही साथ चंद रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर रखे गए थे। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री के फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हमारे खराब ना हो, ठीक है? पब्लिक ऑर्डर को हम मेंटेन करें, कोई भी ऑफेंस यहाँ पर इंसाइट करने की कोशिश ना करें क्योंकि कम्युनल क्लैशेस उस ज़माने में बहुत ही आम बात थे। पार्टीशन नया-नया यहाँ पर हुआ था और कई सारे इंपॉर्टेंट से प्रोविजंस दिए गए हुए थे जहाँ तक सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके एडवांसमेंट के लिए हम काम कर सकें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 का। रिमेंबर फजल अली कमेटी हमने बिठाई हुई थी 1953 में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हुई थी 1955 में और उनके रिकमेंडेशन पर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे और जोनल काउंसिल्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए थे। सो दिस वाज थ्रू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। देखिए 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 1950 से लेकर 1967 तक सिर्फ 14 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ही थे। 1967 में पहली बार हमने एक नया लैंग्वेज ऐड किया, 15th लैंग्वेज दैट इज सिंधी लैंग्वेज हमने ऑफिशियल शेड्यूल को ऐड किया, दैट इज 8th शेड्यूल को हमने ऐड किया एंड करेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। हम उस अमेंडमेंट के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हियर इज एक्चुअली 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए दरअसल एक बात बताऊं तो 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये एट अ सिंगल स्ट्रोक ही हुए थे। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जी पावर में थी और सुप्रीम कोर्ट के साथ टसल चल रहा था एग्जीक्यूटिव का। सुप्रीम कोर्ट लगातार पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही थी पार्लियामेंट के पावर को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड नहीं कर सकता। कहने की कोशिश यही कि आर्टिकल 368 सिर्फ प्रोसीजर देता है, पावर नहीं देता। पावर किसे मिलती है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मिलती है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बिठाना पड़ेगा। फेमस गोलकनाथ केस का रेफरेंस आप देख सकते हैं। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी तैयार नहीं थी, तो अमेंडमेंट पास करके उन्होंने पूरा पावर जो है वो पार्लियामेंट के ही हाथ में देने की कोशिश की हुई थी कि इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट किसी भी हिस्से को चेंज कर सकती है और ये कंपलसरी है कि प्रेसिडेंट अपना असेंट हर हाल में उस बिल को दे। अब जाहिर सी बात है कि उस चीज को जुडिशियल रिव्यू करने से भी इम्यून करके रखा गया था। सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव हैपेंड। और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ही 1971 में पास किया हुआ था। शी अबॉलिश द प्रीवी पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 प्रिंसली स्टेट्स को एक ही झटके में एट अ सिंगल स्ट्रोक उन्होंने क्या किया, एक ही झटके में इन सभी को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया। ये इतना आसान टास्क नहीं था। ये राजे रजवाड़े जितने भी थे उन्हें पेंशन्स वगैरह, उन्हें बेनिफिट्स मिलते थे ब्रिटिश के द्वारा, तो नो डाउट उन्हें प्रॉमिस उसी तरीके से किया गया, देखो जो भी पेंशन्स वगैरह जो भी बेनिफिट्स प्रिविलेजेस तुम्हें मिल रहे थे उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता थी क्योंकि आगे जाकर ये टिकने वाले नहीं थे ज्यादा दिन और वैसा ही हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब पावर में आई, शी वाज नो डाउट अ फायर ब्रांड सोशलिस्ट लीडर, तो उन्होंने यही कहा कि सोशलिस्ट कंट्री इंडिया है, तो यहाँ पर राजे रजवाड़ों का क्या। तो जाहिर सी बात है कि शी टुक अवे दैट प्रीवी पर्सेस एंड द प्रिविलेजेस दैट वर गिवन टू फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अगला आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब देखिए टाइम फ्रेम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1975 इमरजेंसी लागू की गई थी, 1977 तक भी वो कंटिन्यू था, यानी कि 1976 बीच में इस अमेंडमेंट को लाया गया था। इमरजेंसी चल रही थी तभी तो ये पॉसिबल हुआ कि इतने सारी चीज़ों को एक ही अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। तो इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या हुआ,
पहला तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A और आर्टिकल 51A को ऐड किया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऐड किए। साथ ही साथ प्रियाम्बल को भी हमने अमेंड किया और सोशलिस्ट सेक्युलर जैसे वर्ड्स हमने वहाँ पर ऐड किए, और साथ ही साथ इंटीग्रिटी, जो पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का टर्म हमने ऐड किया। और साथ ही साथ 4 इंपॉर्टेंट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी हमने यहाँ पर ऐड किए हुए थे, जैसे कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, वर्कर्स को मैनेजमेंट के, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ये सभी चीज़ें। और साथ ही साथ शेड्यूल 7 के साथ भी छेड़खानी हुई थी। ठीक है, 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि स्टेट लिस्ट से निकाल के उन्हें कंकरेंट लिस्ट में रखा गया था। अब देखिए, जब स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है तो सोल उस पर अथॉरिटी स्टेट वालों की ही होती है, लेकिन जब कंकरेंट लिस्ट में होता है तो स्टेट और सेंटर दोनों ही उस पर काम कर सकते हैं। तो यही वो मास्टर स्ट्रोक था जो दरअसल श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खेला हुआ था। तो व्हाट शी डिड वाज शी टुक द कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एजुकेशन, फॉरेस्ट वगैरह, एंड शी ब्रॉट दैट इन कंकरेंट लिस्ट, ताकि दोनों स्टेट एज वेल एज सेंटर भी उस पर काम कर सकें। और साथ ही साथ उन्होंने सेंटर को भी चंद ऐसे पार्ट्स दिलवाए हुए थे कि वो आर्म्ड फोर्सेस किसी भी स्टेट के हिस्से में डिप्लॉय कर सकते हैं ग्रेव इश्यूज या फिर ग्रेव सिचुएशन से डील करने के लिए, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के केओस से यहाँ पर अराइज होते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से देखने को मिलती हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो था वो 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1977 का। जनता की सरकार आई हुई थी, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, एंटी इंदिरा गांधी स्लोगन्स चल रहे थे वहां पर। तो इमीडिएटली हुआ क्या कि जो कुछ भी पावर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के छीन लिए गए थे इंदिरा गांधी जी के टाइम में, उसे फिर से रिस्टोर किया गया था। जुडिशियल रिव्यू और रिट्स इशू करने का जो पावर था अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर द हाई कोर्ट्स, दैट वाज रिस्टोर्ड बैक टू द जुडिशियरी, क्योंकि अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी ही है। और अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उन्हीं के टाइम फ्रेम में आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। दो इंपॉर्टेंट सी चीजें यहाँ पर एक की गई। सबसे पहला, ये जो आर्टिकल 31 था जो कि फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता था, राइट टू प्रॉपर्टी को, अब इसे डिलीट किया गया था, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज के लिए ये बड़े बड़े जमींदार जागीरदार जो थे वो सुप्रीम कोर्ट जाते थे, यूनियन गवर्नमेंट को वो चैलेंज करते थे कोर्ट में कि आर्टिकल 31 के खिलाफ ये सब चीजें ये लोग कर रहे हैं, लैंड सीलिंग वगैरह, टेनेंसी रिफॉर्म जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो इस तरीके के कई बार इश्यूज आने की वजह से आर्टिकल 31 को निकाला गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड करेंटली राइट टू प्रॉपर्टी इज मियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था वो इमरजेंसी के प्रोविजन में था। इंदिरा गांधी जी ने जो 1975 में इमरजेंसी लागू करवाई हुई थी अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, वो ये कहकर के इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, बहुत ही वेग सा टर्म है वो। तो उसी वेग टर्म को हटाकर यहाँ पर जनता की सरकार ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रेबेलियन रखा, यानी कि देश के अंदर ही अगर नागरिक हथियार उठा रहे हैं तो तब वहां पर आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट सी चीजें यहाँ पर रखी गई थी। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो देखो, मान लो अगर कैबिनेट ने कोई भी डिसीजन भेजा हुआ है प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट उससे खुश नहीं है तो वो कंसिडरेशन वापस भेज सकते हैं, लेकिन फिर से अगर कैबिनेट रिकंसिडर करके उन्हें फिर से परमिशन के लिए पूछे तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव। तो ऐसी चंद इंपॉर्टेंट सी चीजें वहां पर लाई गई थी। राजीव गांधी जी का एरा यहाँ पर अब आता है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। एंटी डिफिक्शन लॉ यहाँ पर लाया गया था, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। मान लो बीजेपी की टिकट से जीतते हैं, पार्लियामेंट में जाते ही कांग्रेस का साथ देते हैं, या फिर कांग्रेस की टिकट से जीतते हैं, पार्लियामेंट में जाते ही बीजेपी का साथ, तो इसको डिफेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके के डिफेक्शंस को रोकने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में लाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। ये भी राजीव गांधी जी ने ही लाया हुआ था। बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि उस टाइम फ्रेम में हमारा पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा चेंज हो रहा था। तो उसी के चलते 1950 से लेकर भी 1989 तक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो था वो 21 ईयर्स का था, यानी कि वोट, मतदान देने का अधिकार सिर्फ 21 साल या फिर उसके ऊपर जो कुछ भी है उन्हें, उन लोगों को दिया जाता था, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। लेकिन राजीव गांधी जी ने उसे चेंज किया, करंटली सिर्फ 18 ईयर्स ही है वो। सो इट वाज थ्रू 61st अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1990 में, जिसके तहत हमने एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इससे पहले सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था फॉर एससीज एंड एसटीज, उनके नीड्स अलग हैं,
उन्हें देखने का तरीका, उनके जो डेवलप करने के तरीके या फिर उनके बारे में जो सोचने की ज़रूरत है वो कुछ और है। तो इसीलिए हमने मल्टी मेंबर बॉडी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उन्हें हमने दिया अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। अब देखिए दिल्ली को यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया हुआ था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 अपडेट्स हैं, 2 अमेंडमेंट्स हैं। पहला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, दूसरा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ क्या, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो आपके ग्राम सभास हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 1952 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 में जाकर पूरी हुई। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपीस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में से एक है, जो कहता है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो, तो उस ख्वाब को दरअसल 1992 में पूरा किया गया था। पार्ट 9 यहाँ पर ऐड किया गया था, 11th शेड्यूल यहाँ पर ऐड किया गया था और 29 फंक्शनल आइटम्स पंचायत को यहाँ पर दिए गए थे। 74th अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में या फिर म्यूनिसपैलिटीज से डील करता है, तो नो डाउट यहाँ पर भी पार्ट 9A ऐड किया गया था, 12th शेड्यूल ऐड किया गया था और 18 फंक्शनल आइटम्स हमने म्यूनिसपैलिटीज के पावर सौंपे हुए थे। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 में आया, जहां पर हमने एससीज और एसटीज को गवर्नमेंट प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन हमने प्रोवाइड किया हुआ था। गवर्नमेंट जॉब्स में जब प्रमोशन की बात होती है तो वहां पर भी रिजर्वेशंस की हमने कॉन्सेप्ट लाया हुआ था। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो कि 21वीं सदी में हमने कदम रखा हुआ था, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रहा था, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत थी। तो उसी के चलते हमने लोकसभा के जो सीट्स हैं उन्हें रीएडजस्टमेंट करने पर हमने बैन लगाया हुआ था। बैन हमने 25 साल के लिए एक्सटेंड किया हुआ था, यानी कि 2001 से 25 आप ले लें, 2026 तक जितने भी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सीट्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के, उन पर बैन हमने लगाया ताकि हम कंट्रोल कर सके पॉपुलेशन को। तो अभी इसीलिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें बढ़ाव चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी अमेंडमेंट्स आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था, जिसके तहत यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही थी और साथ ही साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी आर्टिकल 51A में कि जो कोई भी माँ बाप हैं उनके अगर बच्चे 6 से 14 साल के बीच हैं तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ आर्टिकल 45 का ही इंस्पिरेशन लेकर हमने ये सभी चीज़ें की हुई थी और 45 का भी सब्जेक्ट मैटर हमने चेंज किया हुआ था। सो इट वाज थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। नेक्स्ट आता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब हमें एक चीज पता चली कि एससीज और एसटीज ये दोनों अलग अलग कम्युनिटीज हैं, इनके नीड्स अलग हैं, इनके तौर तरीके अलग हैं, तो इन्हें गवर्न करने के तरीके, इन्हें इनकी देखरेख करने के तरीके भी अलग होने चाहिए। तो हमने क्या किया, जो ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बनाया हुआ था उसे और भी हमने बाइफरकेट किया। सो थ्रू 89th अमेंडमेंट एक्ट हमने क्या किया, नेशनल कमीशन फॉर एससीज बनाया अंडर आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर एसटी सेपरेट बॉडी हमने बनाई अंडर आर्टिकल 338A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और नो डाउट इसे मल्टी मेंबर बॉडी हमने बनाया, जहां पर एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इन्हें अपॉइंट करेंगे। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2003 में। यहाँ पर सीलिंग लगाई गई थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर, कितने होंगे। अब देखिए अंधाधुन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या कर रहे थे, जो कोई भी पॉलिटिकल लॉयलिस्ट थे उन्हें लिटरली मंत्रित्व शाखा दिया जाता था। तो यहाँ पर सीलिंग लगाई गई कि जितना भी टोटल स्ट्रेंथ है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर असेंबलीज का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस का जितना भी स्ट्रेंथ है उसका 15% क्रॉस नहीं होगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सीलिंग यहाँ पर लगाई गई थी। और आखिरी जो अमेंडमेंट था जिसके तहत लैंग्वेजेस हमने ऐड किए, इट वाज थ्रू 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। 4 इंपॉर्टेंट से लैंग्वेजेस हमने 8th शेड्यूल को ऐड किए हुए थे, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली, एंड विद दिस द नंबर वेंट टू 22। सो अभी करेंटली 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। बाद में 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया गया। इवन फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 19C ऐड किया गया, जिसके तहत फंडामेंटल राइट बना कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फॉर्म होना। डीपीएसपीस में भी हमने चंद छेड़खानी की हुई थी, आर्टिकल 43B हमने इंसर्ट किया और स्टेट पर भी ये हमने
ये जिम्मेदारी रखी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने में भी वो मदद वगैरह देंगे। और साथ ही साथ एक नया पार्ट भी हमने ऐड किया, पार्ट 9B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कम्स द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में इसे लाया गया था, नेशनल जुडिशियल कमीशंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इसे मार गिराया ये कहकर के एग्जीक्यूटिव का इंटरफ्रेंस जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो मार खाएगी। सो बिकॉज ऑफ दैट NJAC को जो है ना वो मार गिराया हुआ था। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में हुआ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमारे और बांग्लादेश के बीच हुई थी। अब देखिए इसका स्पेसिफिक पर्पस 1960 में बेरोबारी यूनियन केस था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर लैंड इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दी जा रही है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होना जरूरी है। तो दोनों ही लैंड बाउंड्री का एग्रीमेंट करके चंद जगहों को आसपास ट्रांसफर कर रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने ये अमेंडमेंट पास किया। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2016, जिसके तहत हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बिल पास किया हुआ था और एक्ट हमने लागू किया, और पूरे देश भर में 1 नेशन 1 टैक्स का नारा हमने दिया हुआ था। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया, जिसके तहत हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट एस्टैब्लिश किया। अब 3 इंपॉर्टेंट से बॉडीज एक ही आर्टिकल में आपको आएंगे, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एससीज, आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड आर्टिकल 338B जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट से डील करता है। ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। और आखिरी इंपॉर्टेंट सा अमेंडमेंट जो है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2010 का, जिसके तहत हमने 10% रिजर्वेशन दिया हुआ था फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगला जो इंपॉर्टेंट सा अमेंडमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, इट इज़ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो डेडलाइन रिजर्वेशंस के लिए दिए गए थे SC/STs के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, उन्हें 70 साल से निकालकर 80 ईयर्स के लिए किया गया है। यानी कि फॉर एडिशनल 10 ईयर्स अब हमें यहाँ पर फर्दर रिजर्वेशन स्पेसिफिकली इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर SCs एंड STs देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट सा प्रोविजन यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया हुआ है। देखिए सिंस 1950 से लेकर अब तक भी लोकसभा के लिए 2 सीट्स हमने रखे हुए थे फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस। सो अब रिजर्वेशन का भी वो एंग्लो इंडियंस का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। अगला इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। अब देखिए दरअसल हुआ क्या कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट्स बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये पावर जो है वो सिर्फ सेंटर को ही दिया गया है। लेकिन अब वहां पर किया क्या कि सेंटर ने अमेंडमेंट पास करके रिस्टोर किया स्टेट गवर्नमेंट के उस पावर को कि वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट की लिस्ट को, बैकवर्ड कम्युनिटीज को भी वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और आखिरी जो सबसे लेटेस्ट वन, और हम सभी इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि न्यूज़ चैनल में भी कई बार छाया हुआ था, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, जिसके तहत 1/3 सीट्स जो कि लोकसभा में हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और साथ ही साथ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्यों ना हो, 1/3 सीट्स या फिर 33% सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्वेशन किए जा चुके हुए हैं। तो ये चंद इंपॉर्टेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सो लेक्चर को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक NDA, CDS, AFCAT एंड वॉरियर। रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।